टच बाय तान्या तक एपिसोड 15। तो यहाँ छुपा बैठा था ये। जैक ने एक निगाह एलिफ के घर की सिमत घुमाई। जेस्पर ने ये रिपोर्ट जैक्सन तक भी पहुंचा दी थी कि इसे एलिफ का ठिकाना मिल गया है। जैक्सन ने फौरन से इस पर हमला करने का ऑर्डर दे दिए थे। जैक ने इसके इशारे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दिया। जैक से पजीराई लेना किसी चीज़ की कोई आम बात नहीं थी। बस अब एक काम करो, फौरन इस पर हमला करके मिया को निकालो। मुझे नहीं लगता इसने मिया को सामने रखा होगा। वो बहुत शातिर आदमी है। बैकस्टेप सोचे बैठा होगा। जेम्स की बात पर उन्होंने समझाया। अगर मैं नाम अगर मिया ना मिले तो इसकी फैमिली को कब्जे में करेंगे। जैसे स्पून से चाहने उचका गया। मिया का मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि इस खेल से निकलकर अगले माफिया किंग पर फोकस किया जाए। जैक की बात पर वो सब हामी भर गए कि वाकई ये ज़रूरी है। जैस्पर इन लोगों के पास से हट गया। अब शिकार उसके सामने था और उसने सिर्फ इसे हासिल करना था। सारा प्लान रेडी था। रात के 11:15 बज रहे थे। सैन फ्रांसिस्को की ठंडी हवा पहाड़ियों से टकराती एलिफ के वसीर अरीज हवेली के गिर्द मौजूद सनोबर के दरख्तों को हिला रही थी। दूर से देखने वाला शायद ये समझता कि यहाँ हर चीज़ मामूल के मुताबिक है, मगर हकीकत में खामोशी एक आने वाले तूफान का इंतजार कर रही थी। इसी लम्हे सिया रंग की कई लग्जरी गाड़ियाँ एक-एक करके हवेली के सामने आकर रुकीं। दरवाजे खुले और सिया लिबास में मलबूस दर्जनों आदमी खामोशी से बाहर उतरे। इन सब के दरमियान जसपर भी था। इसने सर उठाकर इस हवेली को देखा जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा था। इसकी आंखों में सिर्फ एक ही नाम जल रहा था, एलिफ। आखिरकार मैं तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही गया, इसने धीरे से कहा। फिर अपने आदमियों की तरफ देखा। याद रखो, मेरा हदफ सिर्फ एक शख्स है। अगर एलिफ यहाँ मिला तो आज ही ये जंग खत्म हो जाएगी। चंद ही लम्हों बाद हवेली का सुकून टूट गया। अंदर मौजूद गार्ड्स चौंक कर अपनी जगहों से उठे। मगर इससे पहले कि वो पूरी सूरत हाल समझ पाते, पूरे घर में भगदड़ मच चुकी थी। उनका सोना एलिफ की गैर मौजूदगी की गवाही थी, क्योंकि वो सब सुकून से सो रहे थे। ऊपर अपने कमरों से मेयोन, टेलर, डैनियल, एज़ल की माँ और घर के दूसरे अफराद परेशानी के आलम में नीचे आए। हुआ क्या है? बाहर कौन आया है? हर तरफ खौफ और बेयकीनी फैली हुई थी। डेविड अलबत्ता खामोशी से इन सबके बीच से निकल चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था जैक्सन ने उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया है। अगर वो इन सबको बचाने खड़ा हुआ तो अपनी जान और एलिफ की सिक्योरिटी से हाथ धो बैठेगा। जैस्पर धीरे धीरे मरकजी हॉल में दाखिल हुआ। इसके कदमों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। इसकी नज़रें एक एक चेहरे पर ठहरती गईं, लेकिन वो चेहरा जिसे वो तलाश कर रहा था कहीं नहीं था। एलिफ कहाँ है? हॉल में खामोशी छा गई। किसी ने जवाब न दिया। इसी लम्हे इसका एक आदमी तेज से आया। सर, पूरी हवेली देख ली गई है। ऊपर कमरे, स्टडी, गिराज, गार्डन, सब जगह। एलिफ यहाँ नहीं है, और मियाँ भी नहीं। चंद लम्हों के लिए जैस्पर बिल्कुल खामोश हो गया। फिर इसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। मुझे अंदाज़ा होना चाहिए था, वो कभी एक जगह ज़्यादा देर नहीं रुकता। अचानक इसकी नज़र बेला पर पड़ी। बेला भी इसे देख रही थी, लेकिन सहमी हुई निगाहें थीं, क्योंकि जैस्पर की नीली आंखों में इसे देखकर हैरानगी एक लम्हे के लिए आई, और इसके बाद इसका चेहरा शदीद सख्त बरहमी का शिकार लग रहा था। दोनों की नज़रें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से टकराईं। जैस्पर के चेहरे पर एक कोई तासुर न आया, मगर बेला के दिल में अजीब सा इज़्तिराब जागा। वो समझ गई इस शख्स सिर्फ गुस्से में नहीं था, इस वक्त वो किस क्या सोच रहा था वो नहीं जानती थी। वो खौफ से काम ज़रूर रही थी। इंतकाम की आखिरी हद पर पहुंच चुका था। जैस्पर ने दोबारा सबकी तरफ देखा। एलिफ ने हमेशा दूसरों को अपनी ताकत समझा है, अब वही इसकी कमजोरी बनेगी। हाल में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। मेयोन ने मजबूत लहजे में कहा, अगर तुम समझते हो कि हम एलिफ के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलेंगे तो तुम गलत हो। जैस्पर ने हल्का सर झुकाया, जैसे जिसे परवाह न हो, और वही सूरत कोई पहचान गया था। पहले पता होता शायद उसी वक्त मार देता। मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि एलिफ खुद मेरे सामने आए। उसने अपने आदमी को इशारा किया, इन्हें साथ ले चलो। उसने कहा, और वैसे ही इन सब में हलचल और भगदड़ से मच गई। टेलर और डैनी ने खुद को छुड़ाना चाहा। इनकी गनों को छीन लिया गया था। कुछ ही देर बाद हवेली गैर मामूली खामोशी में डूब गई। गाड़ियों का काफिला रात के अंधेरे में सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुआ। सभी नहीं जानते थे इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। पेरिस के एक तारीख होटल की बालकनी में एलिफ शहर की रोशनियां खामोशी से देख रहा था। मियाँ बिस्तर पर थी, अभी अभी वो इसे छोड़कर उठा था। मियाँ वाइट नाइटी में खुद को संभाल रही थी। इसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी और दिल मतला अलग रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है इसके साथ। इसीलिए मैं एलिफ के फ़ोन की स्क्रीन जगमगाई। इससे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। तभी वो बेचैनी से पहली बार उसे यूं अधूरा छोड़कर उठ गया था। इसने कॉल वसूल की। डेविड की कॉल थी। दूसरी तरफ डेविड कांपती हुई आवाज़ में बोला, एलिफ, कर लिया तुम लोगों ने अपना नुकसान? वह ऐसे पूछ रहा था जैसे जान चुका हो सब। जैस्पर हवेली तक पहुंच गया था। एलिफ का चेहरा एकदम मज़ीद संजीदा हो गया। घर वाले? वो चट्टानों की तरह सख्त लहजे में पूछने लगा। वो सबको अपने साथ ले गया है, और वो न्यूयॉर्क जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
चंद लम्हों तक एलिफ कुछ न बोला। इसकी आंखों में पहली बार वो खतरनाक सुकून गायब हुआ जिसके लिए वो मशहूर था। इसने आहिस्ते से फोन बंद किया। मियाँ ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? एलिफ ने मुट्ठी भींच ली। कुछ नहीं। वो अपनी जैकेट पहनने लगा। कहाँ जा रहे हो? तुम बताओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मियाँ की आवाज़ रुंध गई। एलिफ ने इसे तिरछी निगाहों से देखा। एक तरफ घर वाले और दुश्मन था और एक तरफ वो। मैं बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ, उसने मुख्तसर बात की। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मैं कितनी तकलीफ में हूँ। तुम इंसान हो या हैवान? हाँ, मुझसे ठीक से चला तक नहीं जा रहा हूँ, मुझे वोमिट। और एकदम वो इसके पास लड़खड़ा कर ज़मीन बोस होती कि एलिफ ने दूर फौरन उसे सहारा दिया। मियाँ, आर यू ओके? इसने इसका गाल थपथपाया लेकिन चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। इसे बाजुओं में भर कर नीचे ले आया और चंद लम्हों में वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई और हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंचे। वो बड़ी तेजी से इसे बाजू में लेकर निकला। डॉक्टर ने चेक किया और उसे गुड न्यूज़ काफ़ी मुस्कुराते हुए दी। इसकी आंखें चौंक सी गईं। सर, शी इज़ प्रेग्नेंट, वो बोला तो सर थाम गया। सर, आर यू श्योर डॉक्टर? पेशानी पर बल डाले पूछने लगा। यस, बट चूंकि ये एक छोटी एज की हैं तो प्लीज़ इनकी केयर करें। वो बोला तो उसने मियाँ की सिम देखा, सर हिलाया और डॉक्टर्स बाहर चले गए। और खिड़की के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। इसकी नज़रें पेरिस की रोशन गलियों से हटकर अंधेरे आसमान पर जम गई। फिर उसने धीमी मगर यक आवाज़ में कहा, जैसे खुद में बड़बड़ाया, जैस्पर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये जंग सिर्फ बदले की नहीं रही, अब वो मेरे ख़ानदान तक पहुंच चुका है। लेकिन ये, वो मियाँ को देखने लगा जो कि जाग गई थी। मियाँ ने उठते साथ उसकी सिम देखा और तभी नर्स भी आ गई। और कंग्रेचुलेशन मैम, फॉरवर्ड वो बिगड़ कर बोली, आप प्रेग्नेंट हैं। मियाँ के तो सर पर आसमान टूटता है। जैसे उसने एलिफ की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। व्हाट? वो चिल्ला उठी, क्या क्या मैं प्रेग्नेंट? वो भी तुम्हारे बच्चे की माँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब क्या बकवास है एलिफ? वो चिल्लाने लगी थी। नर्स घबरा कर बाहर निकली जबकि मियाँ ने उस पर वो बुकें फेंक दिया। तुम कुछ बोलोगे? वो चीखी, मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी खुद में, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए, वो भी इस तरीके। और गॉड, मैंने कहा है, मैं नहीं रखना चाहती इस बच्चे को, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो गुस्से से चीखती, उसके बाजू झंझोड़ गए। वो तुम्हारा बच्चा है, इसका फैसला भी तुम करोगी, नहीं रखना ना रखो, लेकिन चीखो मत। और वैसे भी मैं किसी और हॉस्पिटल से इस रिपोर्ट को करवाऊंगा दोबारा। हो सकता है ये लोग गलत बोल रहे हैं, वो बोला। उसके चेहरे पर से बाल हटाए। जितना तुमने मेरे साथ किया है ना, ये सब होने ही था। वो दांत पिस गई जबकि एलिफ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक के बाद एक आफत उस पर आ खड़ी हो गई थी। मियाँ सर थाम कर बेड पर बैठ गई जबकि एलिफ पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले अब भी बाहर देख रहा था। इसे किसी भी तरह अपनी फैमिली को बचाना था। भारी लोहे का दरवाज़ा धाड़ से बंद हुआ और इसकी गूंज पूरी इमारत में फैल गई। मियाँ, टेलर, डैनियल और खानदान के दूसरे अफराद को एक वसीम मगर बंद हॉल में लाकर रोक दिया गया। चारों तरफ जैस्पर के मुसल्ह आदमी खड़े थे। मियाँ ने नफरत से जैस्पर को देखा। ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जैस्पर ने इसकी बात सुनी तक नहीं। इसकी सुर्ख आंखें सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रही थी, बेला। वो चंद कदम दूर खामोश खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ था, हैरत थी। इसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इसके साथ ये सब क्या हो रहा है। जैस्पर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके चेहरे का गुस्सा और वाज़ेह होता जा रहा था। वो बेला के सामने आकर रुका। तो इसने तल्ख हंसी हंसी, आखिरकार तुम भी इसी खानदान का हिस्सा निकली। बेला ने उलझन से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रही। वह हकला सी गई। समझ नहीं रही? जैस्पर की आवाज़ अचानक बुलंद हुई। इस रेड लाइट एरिया में पहली मुलाकात, फिर मेरे डैड के लिए कॉल गर्ल बनना, सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात, चैरिटी गाला में दोबारा मुलाकात, फिर बार बार मेरे सामने आ जाना, और अब तुम एलिफ के घर से बरामद हुई हो। एक कदम और करीब आया। कितनी अच्छी अदाकारी करती हो ना। बेला की आंखें फैल गईं। आंखों में आंसू से आ गए। नहीं, ये सब इत्तेफाक था। इत्तेफाक? जसपर ने तंजिया कहकर लगाया। माफी की दुनिया में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बेला ने सर नफी में हिलाया। मैं एलिफ के किसी काम में शामिल नहीं हूँ, मैं तो खामोश। जसपर की गरजदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। सब एक लम्हे के लिए सहम गए। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। उसने गुस्से से उसकी पिलाई पकड़ी। मुझे बेवकूफ़ समझा? बेला दर्द से सिसक उठी। छोड़े छोड़े, आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन जैस्पर के चेहरे पर गुस्से के सिवा कुछ नहीं था। जितनी बार तुम मेरी जिंदगी में आई मैंने समझा किस्मत है, लेकिन तुम तो एलिफ की चाल निकली। बेला की आंखों में आंसू आ गए। वो सब गलत समझ रहा था।
خدا کے لیے میری بات سنیں، میں واقعی کچھ نہیں جانتی۔ جسپر نے نفرت سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے اسے چھونا بھی گوارا نہ ہو۔ پھر اس نے اپنے آدمی کی طرف دیکھا۔ اسے یہاں نہیں رکھنا۔ ایک آدمی نے پوچھا، سر اسے الگ کمرے میں بند کرو۔ اس کی نظریں بیلا پر جمی رہیں۔ یہ بہت چلاک ہے۔ اگر اسے ان لوگوں کے ساتھ چھوڑا تو ضرور کوئی نہ کوئی کھیل کھیلے گی۔ دو آدمی آگے بڑھے۔ بیلا نے بے بسی سے میون کی طرف دیکھا۔ آنٹی میں نے کچھ نہیں کیا۔ میون آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر بندوقیں اس کے سامنے آ گئیں۔ بیلا کو ہاتھ مت لگاؤ۔ جیسپر پلٹا۔ اس کی آواز برف سے بھی زیادہ سرد تھی۔ اب یہاں حکم میرا چلے گا۔ بیلا کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا۔ وہ بار بار پلٹ کر سب کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر کسی کے پاس اسے روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جسپر نے اپنی جیب سے فون نکالا، ایک نمبر ملایا اور صرف ایک جملہ کہا، خبر پھیلا دو، ایلف کا پورا خاندان میرے قبضے میں ہے۔ اسے بتا دو اگر اپنے لوگوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو نیو یارک آ جائے۔ فون بند کرتے ہی اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ پہلے سے زیادہ بھڑک رہی تھی۔ اب دیکھتے ہیں ایلف اپنے خاندان کو بچانے آتا ہے یا اپنی طاقت کا غرور بچاتا ہے۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ پورا مینشن خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر اتر رہی تھی۔ بیلا کو کمرے میں جبکہ سب کو تہخانے میں رکھا تھا۔ بیلا بستر کے کنارے بیٹھی اپنے گھٹنوں کو دونوں بازوؤں میں لیے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے تک وہ ایک عام زندگی گزارنے لگی تھی اور آج پھر اسی شہر میں قید تھی۔ اچانک کلک، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ بیلا چونک کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے میں جسپر کھڑا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے چند بٹن کھلے تھے، بال بکھرے تھے اور آنکھیں غصے اور تھکن سے سرخ دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے قدم معمول سے زیادہ بے ترتیب تھے، جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان سے لڑ رہا ہو۔ خاموشی سے اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ یقیناً نشے میں تھا۔ بیلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پلیز، اس کی آواز کانپ گئی، میرے قریب مت آئیے۔ جسپر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر کھڑکی کے پاس جا کر رک گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ بیلا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جسپر نے آہستہ سے سر موڑا، یہ دیکھنے کہ تمہارا اگلا جھوٹ کیا ہوگا۔ بیلا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ واقعی؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ تم چاہتی ہو میں یقین کر لوں کہ تمہارا ایلف سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں، بیلا نے پہلی بار اونچی آواز میں کہا، کیونکہ یہی سچ ہے۔ سچ؟ جسپر ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ تم جہاں بھی ملی وہاں آخر میں ایلف ہی کیوں نکلا؟ بیلا بے اختیار پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے لگ گئی۔ جسپر اس کے نزدیک جاتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا۔ تمہیں معلوم ہے میں لوگوں کی آنکھیں پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی نظریں بیلا کی آنکھوں میں جم گئی۔ اور مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ بیلا نے سر ہلایا۔ میں صرف اتنا چھپا رہی ہوں کہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جسپر کے چہرے پر سختی برقرار تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو عجیب سا تذبذب ابھرا جو فوراً غائب بھی ہو گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، ڈرنا ہی چاہیے، کیونکہ جب تک ایلف میرے سامنے نہیں آتا تم اسی کمرے میں بند رہو گی۔ آپ مجھے ایسے قید نہیں رکھ سکتے، جبکہ میرے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بیلا نے آنسو صاف کیے، چلاک ہو تم۔ وہ پہلی بار مسکرایا، ذہین بھی ہو۔ سر ہلانے لگا، آپ غلط سمجھ۔ ایک دم اس کے بالکل نزدیک آتے اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ بیلا سن سی رہ گئی، بار بار نگاہ جھپکتے سے دیکھنے لگی۔ خوبصورت عورتیں دھوکے کا گھر ہیں، لیکن میں جسپر روبو ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر زور سے انگوٹھا پھیر دیا۔ خشک ہو رہے ہیں تمہارے ہونٹ، اس نے گویا تلا دی۔ بیلا اسے اس طرح دور ہونا چاہتی تھی گویا دیوار میں ہی اتر جائے۔ انہیں بھگو لو، آہستگی سے سرسراتے لہجے میں کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا۔ بیلا کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، جبکہ جسپر بھی اس کے ہونٹوں کو چھوتا۔ بیلا نے آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کس ہونے والی تھی کہ اچانک اس کے منہ پر پانی آ کر پڑا۔ جسپر نے سائیڈ پر پڑا پانی کے گلاس کا سارا پانی اس کے منہ پر پھینک دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے اتنے مردوں کے ساتھ سو کر تمہیں جسپر کے ساتھ سونے کا موقع بھی ملے گا؟ کول، اچھی سوچ تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ بیلا کی سانسیں وہیں اکھڑ گئیں، جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ وہ مڑا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی
بیلا وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جذبہ صرف خطرناک نہیں تھا، وہ اپنے انتقام کا خود بھی قیدی بن چکا تھا۔